नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं षट दर्शन में से एक दर्शन वैशेषिक दर्शन की। वैशेषिक दर्शन आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स की हिस्ट्री की जो यूनिट फर्स्ट है उसमें भी दिया हुआ एक टॉपिक है। इसके अलावा पेपर 4 इथिक्स में भी जो है हमें षट दर्शन पढ़ना है। तो आइए हम षट दर्शन की शुरुआत करते हैं और षट दर्शन में हम पढ़ेंगे वैशेषिक दर्शन को। वैशेषिक दर्शन के जो फाउंडर है उनका नाम है महर्षि कणाद। उन्हें ही इज आल्सो नोन एज उलुक। अच्छा, महर्षि कणाद को कणाद क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी बड़ा एक रोचक तथ्य है। ऐसा कहा जाता है कि जो कणाद थे वो खेत में से जो अन्न कण जो बचे हुए होते थे उसको बिन बिन के अपने जीवन का निर्वाह करते थे, इसलिए इन्हें कणाद कहा जाता है। और इनके दर्शन को कणाद दर्शन भी कहा जाता है और वैशेषिक दर्शन भी कहा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसे वैशेषिक दर्शन क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें एक विशेष या विशेष पदार्थ की जो है चर्चा की गई है। उस विशेष पदार्थ के कारण इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। अब इसके जो मूल ग्रंथ हैं हम उस पर आते हैं। तो सबसे पहला जो है वह है वैशेषिक सूत्र, जिसे स्वयं कणाद ने लिखा है। और उसके अलावा उस पर एक भाष्य या कमेंट्री लिखी गई है जिसका नाम है पदार्थ धर्म संग्रह बाय प्रस्तपाद। ठीक है, जैसा कि हमने आगे बात करी थी कि द वर्ड विशेष जो है एक विशेष द्रव्य के कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक रखा गया है। अच्छा, इस दर्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात यह कैसा धर्म एक कैसा एक दर्शन है, आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन का अर्थ है जो वेदों की सत्ता को मानते हैं, उस दर्शन को क्या कहा जाता है, आस्तिक दर्शन। और ये षट दर्शन, 6 के 6 दर्शन क्या है, आस्तिक दर्शन है, जिसमें आते हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो उसी में जो दर्शन है हमारा वैशेषिक दर्शन एक आस्तिक दर्शन है। इसके बाद बात करें तो बात किसकी करता है, रियलिज्म एंड प्लूरलिज्म की। रियलिज्म मतलब ये मन से इतर या मन से बाहर दुनिया की सत्ता को ये दर्शन मानता है। इसके अलावा बात करता है प्लूरलिज्म की। प्लूरलिज्म का मतलब होता है ये बहुत से तत्वों को या बहुत से पदार्थों को एक्सेप्ट करता है। इसी कारण इस दर्शन को क्या कहा जाता है, रियलिज्म एंड प्लूरलिज्म दर्शन या यथार्थवादी या बहुतावादी दर्शन। ये एक प्रकार की जो इस दर्शन है इसमें साइंटिफिक अप्रोच को लिया गया है। ये साइंटिफिक अप्रोच किस चीज से रिलेटेड, तो ये है इनका जो सिद्धांत था एटॉमिक थ्योरी या परमाणु सिद्धांत, जो दुनिया की जितनी भी व्यवस्था है उसको परमाणुओं के आधार पर बताने की कोशिश करता है कि दुनिया में सृष्टि कैसे हुई है, विनाश कैसे हुआ है, परमाणु किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल मिला के जो सृष्टि का सिद्धांत है वो बड़ा इसका एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब सबसे फेमस जो इसकी डेफिनेशन है या जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है वो है पदार्थ। आखिर ये पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहा जाता है? तो पदार्थ को अगर एक लाइन में समझा जाए, सिंपल सी लाइन में, जो कुछ भी अस्तित्ववान है, ज्ञेय अर्थात जानने योग्य और नाम रखने योग्य, वह क्या है, पदार्थ। एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज नोएबल एंड इज नेमेबल इज ए पदार्थ। मतलब हम जिस चीज को जान सकते हैं और उसे नाम दे सकते हैं, वैशेषिक के अनुसार वह क्या है, पदार्थ। यहाँ पे ऊपर उसकी डेफिनेशन भी दी गई है। इसका शाब्दिक अर्थ है पद का अर्थ, प्रत्येक वस्तु को संदर्भित करता है जिसे नाम दिया जा सकता है और जिसे जाना जा सकता है। वही की वही बात नीचे वाली लाइन में एज इट इज शॉर्ट में लिखी हुई है। और बहुत से चांसेस है कि 2 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है कि वैशेषिक के अनुसार या अकॉर्डिंग टू वैशेषिक व्हाट इज पदार्थ, कि पदार्थ क्या है। तो आपको एज इट इज अगर आप ये डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है उससे। तो पूरी इस दर्शन को समझने में सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा, ये सबसे की पॉइंट है, वो है पदार्थ। हमने अगर पदार्थ को समझ लिया तो हम पूरे दर्शन को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। तो पदार्थ क्या है, जो जाना जा सके और जिसे नाम दिया जा सके, वह क्या है, पदार्थ है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसने 7 कैटेगरीज ऑफ पदार्थ या 7 अलग अलग भागों में किसको विभाजित करा है, पदार्थ को। तो सबसे पहला पदार्थ क्या है, द्रव्य। सबसे पहला पदार्थ क्या है, द्रव्य। दूसरा क्या है, गुण। तीसरा क्या है, कर्म। पहला क्या है, द्रव्य, दूसरा गुण और तीसरा कर्म। आगे वाले पदार्थ की भी हम चर्चा करने वाले,
पर सबसे पहले बात करेंगे हम द्रव्य की, कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य गुण और कर्म का क्या होता है, आधार होता है। द्रव्य क्या होता है, गुण और कर्म का आधार। बड़े सिंपल इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। ये पेन, मेरा हाथ में क्या है, पेन। तो ये किसका आधार है, ये गुण का आधार है, मतलब क्वालिटी का क्या है, ये सबस्ट्रेटम है, आधार है, बेस है उसका। फॉर एग्जाम्पल ये पेन कैसा है, काला है, ठीक है। ये पेन कैसा है, काला। ये पेन बड़ा क्या है, सख्त है। तो ये क्या है, इसके गुण, और इस गुण को कौन लिया हुआ है, ये पेन। तो पेन क्या है, द्रव्य, और इसकी क्वालिटीज, काला होना या सख्त होना क्या है, इसके क्वालिटीज या गुण है। अब जैसा हमने अभी कहा कि जो द्रव्य होता है वो किसका आधार होता है या किसका बेस होता है, क्वालिटी का और कर्म का। तो क्वालिटी और कर्म का आधार कैसे होता है, तो क्वालिटी तो हमने देख लिया, अब कर्म कैसे देखेंगे। तो कर्म का मतलब सिंपल ही होता है मोशन, ऊपर जाना, नीचे जाना, दाएं जाना, बाएं जाना, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेक्शन, संकुचन या प्रसारण, ये क्या है, इसके कर्म है। तो द्रव्य जो है किसका आधार है, गुण का और कर्म का। तो आप, आई होप आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से इन्हें जो द्रव्य, उनको 9 टाइप के द्रव्य को बताए, हम आगे चल के उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला हो गया आपका द्रव्य, दूसरा हो गया आपका गुण, तीसरा हो गया आपका क्या, कर्म। कर्म में कौन कौन से, अपवर्ड, डाउनवर्ड, कॉन्ट्रेक्शन, एक्सपेंशन एंड लोकोमोशन। इसके बाद जो चौथा आता है उसे कहते हैं हम सामान्य। चौथा गुण क्या आता है, सामान्य। तो सामान्य को बड़े आसानी से समझा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 प्रकार की गायें देखी, कोई पहाड़ी गाय है, कहीं आपने विदेश की गाय देखी, कहीं आपने आपके घर के पास में बंधी हुई गाय देखी। तो आप सब गायों को देख के क्या कहेंगे, या पुगनूर, वो छोटी छोटी गाय देखी, आप सबको गायों को देख के क्या कहेंगे कि ये क्या है, गाय। तो इनमें जो एक कॉमन या जो एक सामान्य बात है वो क्या है, वो है उसका सामान्य, जनरल या यूनिवर्सलिटी। या आपने 50 प्रकार की कुर्सियां देखी, अलग अलग ऑफिस चेयर, लाइब्रेरी की चेयर देखी आपने, उसके अलावा क्लास की चेयर देखी, घर की चेयर देखी। अगर आपके सामने 50 चेयर को रख दिया जाए, अलग अलग प्रकार की चेयर्स को, और आपसे पूछा जाए कि ये है क्या, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, चेयर। मतलब इनमें कॉमन जो क्वालिटी है, जो यूनिवर्सली सब में है, वो क्या है, उसका सामान्य या जनरलिटी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। फिर उसके बाद आता है, सामान्य के बाद आता है समवाय। समवाय एक प्रकार का संबंध होता है, जो क्या होता है, एटर्नल होता है। कैसा होता है, एटर्नल। फॉर एग्जाम्पल कपड़े और उसके धागों के बीच का संबंध एटर्नल है, मतलब धागों से ही क्या बना है, कपड़ा बना है। तो धागे जब व्यवस्थित हुए तो उससे क्या बना, कपड़ा बना। तो धागे और कपड़े में जो संबंध है उसे क्या कहते हैं, समवाय। तो सिंपली समझा जाए तो समवाय क्या है, समवाय एक प्रकार का संबंध है। आगे हम इसकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे। फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद आता है विशेष। विशेष का मतलब होता है यहाँ पे किसी पर्टिकुलर के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज कैसे जानी जा सकती है। जैसे राम श्याम, सबकी तो सबकी क्या होती है, कुछ कुछ क्वालिटीज होती है। देखा जाए तो उनमें जनरल जो क्वालिटी है, सामान्य क्या है उनका, ह्यूमन होना, ह्यूमननेस। पर पर्टिकुलर भी वो क्या है, अलग अलग। तो उनका अगला जो है पदार्थ वो कौन सा है, पर्टिकुलर या विशेष। और उसके बाद जो 7वां जो पदार्थ है, इसको बाद में ऐड किया गया था। ये जो कणाद थे, महर्षि कणाद, इन्होंने जो था अभाव, उसको इनके टेक्स्ट में ऐड नहीं किया था। तो बाद के जो वैशेषिक दर्शन के जितने भी लोग जिन्होंने उसे आगे बढ़ाया, उन्होंने किसको ऐड करा है, अभाव को। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आगे हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो सप्त पदार्थ है या जो 7 पदार्थ है उसमें हम बात करेंगे कौन कौन से। अभी हमने देखा द्रव्य, गुण मतलब क्वालिटी, कर्मा एक्शन, सामान्य जनरलिटी। एक बार हम डेफिनेशन पे भी चले जाते हैं। द मटेरियल कॉज ऑफ वर्ल्ड। द्रव्य क्या है, मटेरियल कॉज, जिसके ऊपर कौन रहता है, जिसके ऊपर आके कौन रहता है, गुण रहता है और कर्म रहता है। तो उसके जो बात की जाए मटेरियल कॉज की, तो वो क्या हो जाएंगे, अर्थ, वाटर, और भी हम आगे चल के देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के 9 द्रव्य कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद आता है गुण। तो गुण मतलब होता है क्वालिटी, किसी चीज़ की क्वालिटी क्या है, जैसे इसका रंग, ठीक है। जैसे गुलाब, तो गुलाब में गुण क्या है, उसका लालपन। इसके अलावा गुलाब से खुशबू भी आती है, तो वो क्या है, उसका गुण है। तो रूप हो गया, रूप मतलब कलर, गंध मतलब स्मेल। फिर उसके बाद होती है कर्म की। तो डायनामिक मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, ठीक है। उसका एक्सपेंशन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये सब क्या है, उसके कर्मास। फिर बात करेंगे हम सामान्य की, अभी देखा था
द कॉमन क्लास एसेंस काउनेस इन ऑल काउज, सभी गायों में क्या है, काउनेस कॉमन है, तो ये क्या है उसका सामान्य। विशेष, द यूनिक फीचर ऑफ एटर्नल सब्सटेंस दैट डिस्टिंग्विश देम, नित्य द्रव्य का वह गुण जो उन्हें एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है, वही क्या कहलाता है, विशेष। फिर उसके बाद कहेंगे हम इनहेरेंस या समवाय, द एटर्नल इनसेपरेबल रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स क्लॉथ एंड थ्रेड्स। सेम इसी का एक एग्जांपल और लिया जा सकता है समवाय का, कि गुलाब और उसकी गंध के बीच में जो संबंध है वो कैसा संबंध है, समवाय संबंध है, एटर्नल संबंध है, वो हमेशा जहाँ गुलाब रहेगा उसकी क्या रहेगी, गंध, तो गंध और गुलाब के फूल में जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, समवाय। उसके बाद होता है अभाव, अभाव को भी एक श्रेणी में रखा गया है, किसकी, पदार्थ की, पदार्थ की एक कैटेगरी में रखा गया। अब पूछेंगे अभाव को पदार्थ की कैटेगरी में कैसे रखा गया, ठीक है, जिसे जाना जा सके और जिसे नाम दिया जा सके वो क्या है, पदार्थ। जैसे इस क्लास में हाथी क्या है, हाथी गायब है इस क्लास में, इस क्लास में किसका अभाव है, हाथी का। हम देख भी सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हाथी नहीं है, मतलब हम जान रहे हैं कि हाथी नहीं है, इसलिए बोला बताया गया कि जिसे हम जान सके वही क्या पदार्थ। जैसे रात में सूर्य का अभाव, रात में किसका अभाव, नाइट में किसका अभाव, सन का अभाव, तो हम देख सकते हैं ना कि सन है ही नहीं रात को, तो ये क्या बताता है, मतलब इससे हम क्या पता करते हैं, ज्ञान पता करते हैं, जानते हैं, इसलिए इसको भी एक कैटेगरी में रखा गया है, किसकी, पदार्थ की। जब आप पदार्थ की डेफिनेशन समझोगे कि पदार्थ क्या है तो अभाव ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। अब हम बात करते हैं नूनद्रव्यों की। जो पहली जो कैटेगरी है, जो पदार्थ में जो पहली कैटेगरी है वो क्या है, द्रव्य, ठीक है। 9 द्रव्यास इन वैशेषिक फिलोसफी, वैशेषिक दर्शन के 9 द्रव्य हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात करेंगे हम, इसका क्लासिफिकेशन भी 2 प्रकार का है, एक तो है फिजिकल एलिमेंट और एक क्या है, नॉन फिजिकल एलिमेंट्स या एंटिटीज। फिजिकल मतलब क्या, जिसे हम देख सकते हैं, नॉन फिजिकल मतलब क्या, अभौतिक चीजें, ठीक है। तो भौतिक में या फिजिकल एलिमेंट में क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहला आता है पृथ्वी, दूसरा आता है वाटर या जल, तीसरा आता है तेजस या फायर, चौथा आता है वायु या एयर, और पांचवा आता है आकाश। पांचवा क्या आता है, आकाश। अगर हम इन फिजिकल एलिमेंट्स की बात करें तो पृथ्वी मतलब क्या, तो आपने अगर कंसेप्ट सुना होगा, पंच महाभूत होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि जगत में कुछ भी चीजें आती हैं या कहीं जाता है तो वो क्या होता है, पंच जो तत्व है उसमें क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। इन्हीं पंच तत्व के आधार पर वैशेषिक दर्शन आगे अपनी एटॉमिक थ्योरी देगा। इनके अनुसार ये जो 5 जो पदार्थ दिए हुए हैं, फिजिकल जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें केवल 4, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, इन्हीं में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। परमाणु का यहाँ पे क्या अर्थ होता है, जिनका और ज्यादा डिवीजन ना हो पाए। जब हम किसी चीज को काटते डिवाइड करते करते एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जिसका फर्दर डिवीजन ना हो सके, उसी को वैशेषिक दर्शन ने क्या कहा है, परमाणु। तो उसके हिसाब से जो आकाश होता है उसमें परमाणु नहीं होते। और जो 4 है, इसके अलावा पृथ्वी के परमाणु होते हैं, अग्नि के परमाणु होते हैं, वायु के परमाणु होते हैं और जल के परमाणु होते हैं। और ये जब चारों परमाणु आपस में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, सृष्टि का सृजन होता है या क्रिएशन होता है। और जब ये चीजें टूट के वापस अपने अपने फॉर्म में वापस चली जाती है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है या प्रलय होता है, ठीक है। तो हम पृथ्वी की बात करें सबसे पहले तो उसकी चीफ क्वालिटी क्या है। अच्छा, जितने भी ये परमाणु इनकी सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है। तो पृथ्वी या जो अर्थ है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी है गंध या स्मेल। क्या है उसकी क्वालिटी, गंध या स्मेल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेचर के साथ इसका एटॉमिक, फिजिकल, ठीक है, और उसके अलावा कलर, टेस्ट, स्मेल, ये सब वो रखता है। पर इसकी चीफ क्वालिटी कौन सी है, जो उसका प्रमुख गुण है वो कौन सा, उसकी स्मेल। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें अपस, जल या वाटर की, तो इसकी जो चीफ क्वालिटी है, जो विशेष गुण है वो क्या है, टेस्ट या रस। क्या है वो, टेस्ट है या रस है। इसके बाद हम बात करते हैं तेजस, फायर या तेज की, तो इसकी क्वालिटी क्या है, रूप। रूप मतलब क्या होता है, कलर जो हमको दिखता है। और उसके बाद अगर हम बात करें वायु की, तो वायु का जो गुण है, विशेष गुण, वो क्या है, स्पर्श, टच, ठीक है।
क्योंकि हवा चलती है तो हमको क्या होता है, सेंसेशन होता है ना। तो वायु की क्वालिटी या विशेष गुण क्या है उसका, टच या स्पर्श। और आकाश का विशेष गुण क्या है, शब्द। आकाश का विशेष गुण क्या है, शब्द। शब्द मतलब जो हमारे कानों में जो सुनाई देते हैं, हम जो बोलते हैं, इनको किसकी कैटेगरी में रखा गया है, शब्द की कैटेगरी में रखा गया है। तो जो आकाश है, ये जो ईथर है, उसकी स्पेसिफिक या जो हम कह सकते हैं विशेष गुण, जो उसकी चीफ क्वालिटी है, वो क्या है, साउंड या शब्द। अच्छा, इसकी विशेषता ये है कि वन है इटर्नल एंड नॉन ऑटोमिक है। इस चीज पे आपको बहुत फोकस रखना है कि जो आकाश है, आकाश सब जगह एक जैसा होता है। आप जैसे ऊपर देखेंगे, आकाश का मतलब आप वायु से उसको मत समझना। आकाश मतलब आपने जो देखा, आपके आसपास की जितनी स्पेस है वो क्या है, आकाश है। और आकाश एक ही है, और उस आकाश में परमाणु या एटम्स नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कैसा है, वन है, एटर्नल है और नॉन एटॉमिक है। तो ये हमने किसकी बात करी, फिजिकल एलिमेंट्स की। ठीक है, अब हम अगला जो हमारा इसी में जो अगला क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, नॉन फिजिकल एंटिटीज या एलिमेंट्स। ठीक है, अभौतिक सत्ताएं। तो सबसे पहली चीज क्या है, काल, टाइम। ठीक है, और ये क्या बताता है, टेम्पोरल ऑर्डर को। ये सिंपली जिस हम टाइम की बात करते हैं, जिससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, भूत, भविष्य और वर्तमान, वही क्या कहलाता है, समय। ठीक है, ऑल परवेडिंग कॉज ऑफ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, परसेप्शन। फिर इसके बाद होता है दिक। दिक मतलब होता है सिंपली डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट्स। ये बताता है किस स्पेसिफिक जगह कोई कर्म हो रहा है या कोई स्पेसिफिक जगह कोई चीज है, तो उस चीज का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दिक। ठीक है, दिक को भी जान सकते हैं हम, इसलिए इसको किस में रखा गया है, द्रव्य की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और ये किसका बेसिस है, बेसिस ऑफ नियर, फार, ईस्ट, वेस्ट। तो सिंपली ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। फिर हम बात करेंगे आत्मा की। किसकी बात करेंगे हम, आत्मा की। अच्छा, आत्मा का विशेष गुण क्या है, ज्ञान। आत्मा का विशेष गुण क्या है, ज्ञान है। अच्छा, ये किसका आधार होती है, किसका सबस्ट्रेटम होती है आत्मा, तो होती है कॉन्शियसनेस का। किसका बेस होती है आत्मा, तो कॉन्शियसनेस का। अच्छा, आत्माएं भी दो प्रकार की होती है, एक होती है जीवात्मा और परमात्मा। तो हम सिंपली जिस आत्मा की बात करते हैं वो कौन सी बात करते हैं हम, जीवात्मा की। जगह है बहुत सारी, इन नंबर से बहुत सारी है वो। ठीक है, तो ये क्या हो गई आत्मा। और आत्मा किसका किसका बेसिस है, कॉन्शियसनेस का। फिर उसके बाद होती है मन। मन का विशेष गुण क्या है, ये इसको एक आंतरिक प्रत्यक्ष, इसको एक आंतरिक इंद्रिय के रूप में देखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बाह्य इंद्रिय, कान हो गए, जीभ हो गई, आंखें हो गई, तो इनसे हम अलग अलग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं, अलग अलग विषयों को ग्रहण करते हैं। पर जब बात की जाती है, सुख की बात की जाती है, दुख की बात की जाती है, खुशी की बात की जाती है, तो वो एक्सटर्नल जो हमारे सेंसेस है उससे हम ग्रहण कर ही नहीं सकते। तो उसको कौन ग्रहण करता है, तो उसको कौन ग्रहण करता है, उसको कौन परसीव करता है, उसको मन परसीव करता है। इसलिए मन को क्या बोलते हैं, आंतरिक इंद्रिय भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन फॉर प्लेजर, पेन। ठीक है, ये क्या है, इंटरनल। और इसकी साइज कैसी है, अणु के समान इसकी साइज है, एटॉमिक इसका नेचर है, और एटॉमिक इन साइज। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नाइन्स, जो द्रव्य थे उसके 5 एलिमेंट जो हमने अभी देखे थे। तो 5 पंच महाभूत क्या है, जो अभी हम द्रव्य जो कैटेगरी देख रहे हैं उसके 9 द्रव्यों के बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे। तो 5 एलिमेंट क्या अभी हमने बात करी, जिसको हम क्या कहते हैं, पंच महाभूत। ठीक है, ये आपने सुना होगा कि जब किसी का देहांत होता है और जब उनको अग्नि क्रिया की जाती है, तो हम ये कहते हैं कि इनका शरीर क्या हो गया, पंचभूतों में विलीन हो गया। तो इससे ये बात भी समझ में आती है कि हर चीज किससे मिलके बनी हुई है, पंच महाभूतों के। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार या भारतीय पुरातन ज्ञान के अनुसार चीजें किससे मिलके बनी होती है, पंच महाभूतों से, और उसी में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। और ये पंच महाभूत अलग अलग कॉम्बिनेशन में आते हैं और अलग अलग चीजों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो पंच महाभूत में क्या क्या है, फिर से याद रख लीजिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। ईथर मतलब क्या होता है, आकाश। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला, टाइम, जो नॉन फिजिकल है। ये हमने देखा था, कॉज ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो किसका कारण होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेस की। स्पेस मतलब क्या, सिंपली कोऑर्डिनेट्स।
जो स्पेसिफिक लोकेशन को बताते हैं, तो वो क्या होता है, कॉज ऑफ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट एक्सेट्रा। फिर होता है सोल या आत्मा, द सबस्ट्रेटम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इटर्नल, ठीक है, चेतना का आधार है। और क्या है, नित्य। नित्य मतलब क्या, इसका कभी विनाश होता ही नहीं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि जितने भी परमाणु हैं, जितने भी परमाणु हैं, चाहे वो अग्नि के हुए, चाहे वो पृथ्वी के हुए, चाहे वो वायु के हुए, ये सब के सब परमाणु क्या है, ये भी क्या है, इटर्नल है। इनका भी कभी भी नाश या विनाश नहीं होता, ये ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं। बस क्या होता है, इनसे बनी हुई चीज़ें अनित्य, इनसे बनी हुई चीज़ें नॉन इटर्नल है। इनके कॉम्बिनेशन से कुछ भी बना है वो सब क्या है, नॉन इटर्नल, उसको एक ना एक दिन खत्म होना है, पर ये परमाणु हमेशा रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, माइंड की या मनस की, द इंटरनल ऑर्गन फॉर परसेप्शन एंड एटॉमिक इन साइज, ठीक है। धारणा, ज्ञान और आंतरिक अंगे अणु के समान सूक्ष्म है। इसको किसके समान सूक्ष्म माना गया है, मन को अणु के समान। मन का क्या काम है, सुख दुख आदि का क्या करना, उसके बारे में सेंस करना है, उसका परसेप्शन करना है, किसका काम है, मन का, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें गुण, जो क्वालिटीज की हम बात करें, तो टोटल कितनी क्वालिटीज है, 24। एक प्री का क्वेश्चन ये बनता है कि वैशेषिक दर्शन में कुल कितनी क्वालिटीज या गुण हैं, तो सीधा सीधा आंसर क्या होता है, 24। अच्छा, इन 24 जो क्वालिटीज है, इनको भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो क्वालिटीज है वो कौन सी क्वालिटीज है, सेंसरी क्वालिटीज। सेंसरी मतलब हम जिसका सेंस कर सकें, ठीक है, इंद्रिय गुण है, ठीक है। वो क्या है, सिंपल, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। रूप मतलब क्या, कलर या कैसा फिजिकल अपीयरेंस है, हम आंखों के थ्रू देखते हैं। आई हमारा क्या, एक सेंसिंग ऑर्गन है। उसके अलावा फिर बात करते हैं रस, टेस्ट, हमारी जीभ या जिह्वा, टंग, उसको क्या करती है, परसीव करती है। उसके अलावा गंध, हमारी नाक, हमारी नोज किसको लेती है, गंध को लेती है। उसके बाद आता है स्पर्श, तो स्पर्श का काम किसका, त्वचा का या स्किन का। और उसके बाद शब्द, शब्द मतलब जो हमको सुनाई पड़ता है, वो किसका काम है, कान का। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जितनी भी क्वालिटीज है, सब हम किसी ना किसी एक इंद्री से या किसी ना किसी सेंसरी ऑर्गन से परस्यू कर रहे हैं। इसलिए इस क्वालिटी को हमने कैसे डिवाइड करा है, सेंसरी क्वालिटीज के जैसे। फिर हम बात करते हैं मैथमेटिकल एंड लॉजिकल क्वालिटीज, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, संख्या मतलब नंबर, ठीक है, डिस्टिंगनेस मतलब पृथकत्व, फिर आ जाएगा संयोग, कंजक्शन, विभाग, डिसजंक्शन। तो ये क्या है, मैथमेटिकल और लॉजिकल डिवीजन है किसका, क्वालिटी का। फिर बात करते हैं रिलेटिव, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, रिलेटिव क्वालिटी की या सापेक्ष गुण की। तो परत्व, ठीक है, मतलब निकटता। फिर उसके बाद होता है अपरत्व, मतलब दूरी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मेंटल या मोरल क्वालिटीज की। तो इसमें क्या आ जाता है, आपकी बुद्धि आ जाती है, आपका इंटेलेक्ट आ जाता है, सुख आ जाता है, दुख आ जाता है, इच्छा आ जाती है, द्वेष, एवर्शन आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या आ जाता है, प्रयत्न या एफर्ट। फिर इसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या आता है, गुरुत्व, वेट, ठीक है, द्रवत्व, फ्लूइडिटी, स्नेह मतलब विस्कोसिटी। फिर इसके बाद आता है संस्कार मतलब टेंडेंसी, धर्म मतलब मेरिट, अधर्म मतलब डिमेरिट। इस प्रकार से भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या किया गया है, डिवीजन किया गया है। अच्छा, इसको आप एज इट इज हो सके तो इन 5 क्लासिफिकेशन को याद करिए और चाहे मतलब प्रयास करिए कि आपको ये सब चीज़ें याद हो जाए। पर हाँ, हमें ये जरूर याद रखना है इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया वैशेषिक दर्शन के अनुसार टोटल जो होते हैं क्वालिटीज या गुण कितने हैं, तो वो कितने हैं, 24। चलिए, फिर इसके बात करते हैं हम कर्म की। हमारा अगला पदार्थ कर्म, द्रव्य की हम बात कर चुके हैं, अब कर्म की बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, कर्म किसका आधार है, सॉरी, जो कर्म का आधार कौन है, कर्म किस पे काम करता है, या जो है मोशन वो किस पे काम करता है, तो किस पे काम करता है, किस पे काम करता है, मोशन। और जो होती है क्वालिटीज वो किस पे काम करते हैं, किसके बेस पे रहते हैं, तो वो रहते हैं हमेशा पदार्थ के बेस पे, याद रखना, द्रव्य के बेस पे, सॉरी, किसके बेस पे रहते हैं, द्रव्य के बेस पे। तो कर्म भी किस पे एक्ट करता है, द्रव्य पे, ठीक है। तो कर्म इज ट्रांजिएंट एंड एग्जिस्ट ओनली इन फिजिकल सब्सटेंस, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड माइंड, ठीक है। तो कर्म कहाँ पे काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्षणिक होते हैं, भौतिक द्रव्य पे काम करते हैं। अब कर्म कितने प्रकार के हैं, तो वो बड़े सिंपल से कर्म है, ठीक है। तो पहला है ऊपर की तरफ जाना, अपवर्ड मूवमेंट, थ्रोइंग अप, उसको क्या कहा जाता है, उत्प्रेक्षण, क्या कहा जाता है उसको, उत्प्रेक्षण। फिर इसके बाद आता है डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, कौन सा मोशन आता है, डाउनवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मोशन।
थ्रोइंग डाउन, अपक्षेपण, उसको क्या कहते हैं, अपक्षेपण, ठीक है। उसके बाद आता है अंकुचन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कोई चीज सिकुड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रसारण, प्रसारण का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन, प्रसारण का यहाँ पे क्या मतलब है, एक्सपेंशन, ठीक है। और उसके बाद आता है गमन, गमन मतलब सिंपली हम कहते हैं जिसको क्या कहते हैं, सामान्य गति या चलना, उसको क्या कहा जाता है, गमन। तो आई होप आपको ये 5 प्रकार के कर्म समझ में आए होंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य की, विशेष की और समवाय की। हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो एक बार और चर्चा करेंगे। अच्छा, किसी भी फिलोसॉफी को अगर आपको समझना है तो आप उसको, उसके फॉलोअर बन जाइए, वो जो बोले उसको मान लीजिए। क्योंकि अगर जब आप तर्क वितर्क करेंगे किसी भी फिलोसॉफी में तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आप पढ़िए, अच्छे से समझिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो बड़ा क्लियर काम हो जाएगा, वरना बड़ी समस्या आने वाली है फिर, ठीक है। अब बात करते हैं हम सामान्य की। सामान्य का क्या मतलब है, सामान्य का मतलब है यूनिवर्सल, ठीक है। हमने देखा एटर्नल इसेंस रिसाइडिंग इन मेनी इंडिविजुअल्स, वही काउनेस, ठीक है। बहुत सारी गाय में क्या रहता है, गायत्व या काउनेस, इन नंबर्स ऑफ काउ। अच्छा, इसके अलावा एक और बात करते हैं, मैंने काय ले ली है ना, काउ ले ली, बफेलो ले ली, गोट ले ली, ठीक है, लायन ले लिए, टाइगर ले लिए। अब मैं आपसे पूछूंगा इनका सामान्य क्या है, बताइए। तो इनका सामान्य क्या है, जानवरत्व, एनिमलनेस, ठीक है। और अगर हम बात करें सृष्टि में सभी चेतन या जीवित वस्तुओं की, तो उनका एक हायर लेवल ऑफ, क्या कह सकते हैं, परा, हायर लेवल ऑफ सामान्य होता है। एक ऐसा सामान्य जो सबसे हायर लेवल पे होता है, जो सब में, उसको बोलते हैं पर सामान्य। और वो क्या है, बीइंग। बीइंग का क्या मतलब होता है, सत्ता, मतलब सर्टेन थिंग विच इज इन एग्जिस्टेंस, तो उसको क्या कहते हैं हम, सत्ता, ठीक है। पर्टिकुलर, विशेष, केवल नित्य द्रव्यो, ठीक है। परमाणु आत्मा में पाया जाता है, ये अंतिम भेदक तत्व होता है। अच्छा, मान लीजिए n नंबर्स ऑफ परमाणु है हमारे पास, हर चीज के हमारे पास क्या है, असंख्य परमाणु है, वायु के असंख्य परमाणु है, ठीक है। हमारे पास अग्नि के असंख्य परमाणु है, हमारे पास पृथ्वी के असंख्य परमाणु है, हमारे पास पंच महाभूत में जो शुरू के 4 है, ईथर या आकाश को छोड़ के, उनके क्या है, सबके असंख्य परमाणु है। तो आप बताइए, मतलब आप सोचिए कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्या चीज डिफरेंस करती है, कुछ तो डिफरेंस होगा, सब एक जैसे लगते हैं पर है क्या, अलग अलग। तो वो जो लॉजिकली जो चीज निकल के आती कि इन चीज में जो एक कंसेप्ट या जो एक धारणा है जो इन सबको क्या करती है, अलग करती है, वो क्या है, उसका विशेष, ठीक है। तो सब जितने भी नित्य या जितने भी एटर्नल सब्सटेंस है, और एटर्नल सब्सटेंस क्या है, परमाणु, उन सब में क्या है, डिफरेंस तो होता है कुछ ना कुछ, सब एक जैसे नहीं होते, है ना। नंबर्स में पृथ्वी के भी n नंबर्स है, सबके n नंबर्स में, पर पर्टिकुलर हर परमाणु में क्या होता है, अंतर होता है। और वही अंतर कौन बताता है, विशेष बताता है, ठीक है। सामान्य, ठीक है, यानी इंटरनल रिलेशन। सामान्य क्या है, एक इंटरनल रिलेशन, ठीक है। इंटरनल रिलेशन कैसा, हमेशा आपने देखा होगा, कपड़ा और उसका तंतु, मतलब थ्रेड, उसका धागा, धागे और कपड़े में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, समवाय, जो हमेशा बना हुआ रहता है। उसके अलावा गुलाब का फूल, गुलाब के फूल और उसकी खुशबू, उसमें भी रिलेशन है, मतलब तभी तो आपके साथ हमेशा एक, उस रिलेशन के कारण तो आप देखोगे कि गुलाब के साथ हमेशा क्या एसोसिएटेड रहती है, उसकी खुशबू। तो वो जो रिलेशन है गुलाब से उसकी खुशबू का, वही क्या कहता है, कहलाता है समवाय या इनहेरेंस, एन इंटरनल रिलेशन, ठीक है। आंतरिक संबंध एक प्रकार का। अच्छा, यही संबंध किसमें पाया जा सकता है, होल एंड पार्ट में। किसी भी, जैसे एक केक है, ठीक है, केक में हमने क्या कर दिया, अलग अलग स्लाइसेस, तो स्लाइस में और जो केक में जो रिलेशन है, वही का रिलेशन है, इनहेरेंस का, सामान्य समवाय का, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसके पहले हम बात कर लेते हैं एक बार अभाव की। अभाव, अभाव हमने देखा, जैसा भी मैंने बोला था, इस क्लास में किसका अभाव है, हाथी का, है ना। जान पा रहे हो कि हाथी नहीं है, तो ये जान तो रहे हो आप कुछ के हाथी नहीं है। तो अभाव को भी किस में रखा गया है,
पदार्थ की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि पदार्थ की डेफिनेशन में हमने देखा था कि जिसे जाना जा सके और जिसे नाम दिया जा सके वही क्या है? पदार्थ। तो ऐसा ही एक पदार्थ क्या? अभाव। क्योंकि इस क्लास में हाथी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे अभाव के भी क्या किए गए हैं? अलग अलग कैटेगरी की गई है। अच्छा, अभाव की अगर हम बात करें तो महर्षि कणाद ने इसे जो शुरुआती जो दर्शन है उसमें इसको इंक्लूड नहीं करा था, ये बाद में ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहला जो अभाव समझते हैं उसका नाम है प्राग भाव। कौन सा भाव? प्राग भाव। उत्पत्ति से पूर्व कार्य का अभाव। उत्पत्ति से पूर्व कार्य का अभाव, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्ट बिफोर इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। चलो इसे समझते हैं। एक मेरे पास मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, ठीक है। एक मेरे पास क्या हुआ है? मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है। उस मिट्टी के ढेर से क्या बनाया जा सकता है? मटका। क्या बनाया जा सकता है? मटका। मटका अगर देखा जाए तो क्या है? कार्य। क्या है? कार्य, ठीक है। क्या है? कार्य, और इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इफेक्ट, ठीक है। देता है ना कॉज एंड इफेक्ट। मिट्टी क्या है? कॉज है। इफेक्ट क्या है? मटका। इसी प्रकार कारण क्या है? मिट्टी। कार्य क्या है? मटका, ठीक है। तो उत्पत्ति से पूर्व जिस चीज का अभाव हो, तो मिट्टी से क्या बनता है? मटका बनता है। तो उत्पत्ति से पूर्व मतलब मिट्टी पड़ी हुई है, उसमें हम किस चीज का अभाव देख रहे हैं? उत्पत्ति से पूर्व मटके का। उसी मिट्टी से तो क्या बनेगा? मटका बनेगा। तो अभाव तो है, हम समझ पा रहे हैं ना कि इस मिट्टी में किस चीज का अभाव है? मटके का। तो इस अभाव को क्या कहा जाता है? प्रागाभाव, ठीक है। जैसे मिट्टी में घड़े का न होना, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पराध्वंस अभाव, विनाश के बाद का अभाव। कौन सा अभाव? विनाश के बाद का अभाव। इस क्लास में एक मटका पड़ा है, वापस से मटका और मिट्टी बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है हर चीज का। कहीं भी कुछ भी देना है तो मटका और मिट्टी बढ़िया रिलेट करते हैं, ठीक है। तो क्लास में क्या मटका है? मटके को मैंने लिया, धम्म से गिरा दिया। अब इस क्लास में हमेशा जो मटका रहता था, अब रोज आते हैं क्लास में, उसको देखते हैं बच्चे कि मटका गायब है। तो क्लास में किसका अभाव है? मटके का। और वो कब का अभाव है? उत्पत्ति के बाद का, मतलब वो बन चुका है मटका, वो टूट गया है। तो विनाश के बाद का अभाव मतलब टूटने के बाद का जो अभाव रहता है, उस अभाव को क्या कहते हैं? प्राध्वंसा भाव, या ध्वंस, इसे ध्वंसा भाव भी कहा जा सकता है, ठीक है। फिर है अत्यंता भाव, एब्सोल्यूट, द टोटल एब्सेंस अक्रॉस ऑल द टाइम, ठीक है। ऐसा अभाव जो हमेशा रहना ही है, ऐसा अभाव जो एटर्नली रहना है, जो उस अभाव की कभी मतलब एग्जिस्टेंस में वो चीज आ ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल क्या? अग्नि में शीतलता का अभाव, मतलब आग में किसका अभाव? आग में ठंडक का अभाव। जैसे ही सूर्य में प्रकाश का अभाव, तो ये अभाव तो क्या है? हमेशा रहना है, कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो इस अभाव को क्या कहते हैं हम? एब्सोल्यूट या अत्यंता भाव, ठीक है। और फिर इसके बाद एक और अभाव आता है, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल या अन्योन्याय भाव। कौन सा भाव बोलते हैं? अन्योन्याय भाव। एक वस्तु में दूसरे का न होना। जैसे घड़ा कपड़ा नहीं है, घड़ा क्या नहीं है? कपड़ा नहीं है। घोड़ा हाथी नहीं है, ठीक है। ख नहीं है। तो ये कैसा अभाव है? ये है अन्योन्याय भाव। कौन सा अभाव है? अन्योन्याय भाव, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम इसका जो अगला कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी, ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या हम बोल सकते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके 7 नंबर में या 11 नंबर में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये इसकी विशेषता भी है। हर दर्शन में आप देखोगे तो हर दर्शन की क्या है? कुछ विशेषता है। जैसे इसके पहले हमने न्याय दर्शन पढ़ा था, तो न्याय दर्शन की जो प्रमाण व्यवस्था थी, कौन सी व्यवस्था थी? प्रमाण व्यवस्था। कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं, क्या क्या प्रमाण होते हैं, उससे क्वेश्चन बनता है। क्योंकि न्याय दर्शन का पूरा फोकस किस पे रहता है? प्रमाण पे, ठीक है। यह बात करता है तत्व की। वैशेषिक दर्शन किसकी बात करता है? तत्व की, मतलब सृष्टि कैसे हुई है, बेसिक मटेरियल क्या है, कैसे चीजें काम करती है, कैसे ये चीजें बनी, कैसे इसका डिस्ट्रक्शन होगा। और वो बात किसकी करता है? प्रमाण। तो वैलिड नॉलेज क्या है, वैलिड नॉलेज हमें कहाँ से मिल सकता है, वो कौन बात करता है? न्याय दर्शन। और जो तत्व की, ये चीजें कैसे बनी या जो भी क्रिएशन है उसके बारे में जो आंसर देने की कोशिश करता है, जो प्रयास करता है, जो एफर्ट लगाता है, वो कौन सा दर्शन है? वैशेषिक दर्शन। और न्याय और वैशेषिक दर्शन को
हम कह सकते हैं एक समानांतर, या बोल सकते हैं कि एक प्रकार के म्यूचुअल, ये क्या है, फिलोसॉफीज है, ठीक है, अलाइड फिलोसॉफीज है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की बहुत सारी बातों को माना है, तो इसलिए हम न्याय वैशेषिक साथ में ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी वैशेषिक की एटॉमिक थ्योरी की, वैशेषिक का परमाणु सिद्धांत। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 4 प्रकार के भौतिक परमाणु या फिजिकल एटम्स माने गए हैं, ठीक है। वो फिजिकल एटम्स किसके हैं, बस किसके नहीं है, वो ईथर के नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सबके फिजिकल एटम है, अर्थ का फिजिकल एटम है, वाटर का फिजिकल एटम है, ठीक है, फायर का फिजिकल एटम है, एयर का फिजिकल एटम है, और सबकी क्या है, कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी है, उसके गुण भी है। तो पृथ्वी का गुण क्या है, गंध। जल का गुण क्या है, टेस्ट या रस। उसी प्रकार जो फायर है उसका गुण क्या है, कलर या रूप। और जो एटम है एयर का, उसका जो गुण है या उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, टच और स्पर्श, ठीक है। तो इस दर्शन के हिसाब से क्या होता है कि दो परमाणु क्या करते हैं, दो परमाणु, परमाणु सबसे छोटी यूनिट है, हमने देखा सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, परमाणु, ठीक है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से या नेकेड आइज से नहीं देख सकते, ये अनुमान से पता चलता है कि परमाणु होते हैं उस समय, अब तो शायद वैज्ञानिक देख भी पाते होंगे, ठीक है। तो ये परमाणु जो होते हैं ये बड़े सूक्ष्म होते हैं। तो सबसे पहले दो परमाणु मिलते हैं, क्या करते हैं, एक एक रहते हैं, एक और एक मिलके क्या होते हैं, दो। इसको क्या बोलते हैं, द्वैणुक या डायड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वैणु या डायड, टू एटम कंबाइन, दो एटम कंबाइन। वो किसी के भी हो सकते हैं, पृथ्वी के हो सकते हैं, पृथ्वी जल के हो सकते हैं, पृथ्वी अग्नि के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन परमाणु से क्या बना है, डायड बना, द्वैणुक बना, ठीक है। अब ये द्वैणुक जो होता है, जब द्वैणुक कंबाइन होते, तीन द्वैणुक कंबाइन होते, कितने द्वैणुक, तीन द्वैणुक कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है, त्रैणुक या ट्रायड बनता है। वो ट्रायड कंबाइन, अच्छा, ये सबसे पहला विजिबल मैटर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि न्याय दर्शन के हिसाब से पहला विजिबल मैटर क्या है, तो सीधा सीधा आंसर होता है क्या, ट्रायड या त्रैणुक। ये क्वेश्चन आए हैं यूजीसी नेट में, अगर इसके टॉपिक रहे हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं और दूसरी एग्जाम्स में भी आए हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहला जो विजिबल मैटर होता है वो क्या होता है, त्रैणुक होता है, ठीक है। और यही त्रैणुक दिखने भी लगता है, और बहुत सारे त्रैणुक जब मिलते हैं तो ग्रॉस मैटर बनता है। कौन सा मैटर बनता है, ग्रॉस या स्थूल। स्थूल मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी चीजें जो हमें दिखने लगती है। तो ये क्या है, इनका एटॉमिक सिद्धांत है, जिसमें दो परमाणु मिले, द्वैणुक बना, द्वैणुक बनने के बाद त्रैणुक बना, त्रैणुक दिखने लगा, और उसके बाद और बड़े बड़े फिजिकल मैटर बनने लगे। यहाँ तक तो बात बड़ी अच्छी थी कि ये बनने लगे, पर मुद्दे की बात है कि इनको बनाता कौन है। क्योंकि जो ये है अणु, या सॉरी जो परमाणु है वो है जड़। जड़ मतलब क्या होता है, मैटर, जिनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती, जिनमें खुद का मोशन नहीं होता, उनकी विलिंगनेस नहीं होती। तो रही बात कि इनमें मोशन लाता कौन है, जैसे मटका है, ठीक है, मटके के लिए मिट्टी चाहिए, मिट्टी से हम मटका बना दे, तो मिट्टी स्वयं मटका तो बन नहीं सकती है ना। मिट्टी को मटका बनने के लिए किसकी आवश्यकता है, किसकी नीड है, कुम्हार की, ठीक है। तो इन परमाणुओं को मोशन कौन देता है, क्वेश्चन यहाँ पे आगे खड़ा होता है। तो इनको मोशन कौन देता है, इनको मोशन देते हैं ईश्वर या गॉड। परमाणुओं में मोशन या एटम्स में जो मोशन लाते हैं वो कौन लाते हैं, ईश्वर लाते हैं। और वो ईश्वर उसमें मोशन किस बेसिस पे लाते हैं, ठीक है। ईश्वर तो क्या है, एक प्रकार का कुम्हार है, पर अब कुम्हार बनाएगा क्या, मटका बनाएगा, पोट बनाएगा, सुराई बनाएगा, ईश्वर बनाएगा क्या। तो ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है, ये बेसिस पे डिसाइड होता है अदृष्ट के। किसके बेसिस पे डिसाइड होता है, अदृष्ट के। तो अदृष्ट क्या, एक प्रकार का आपकी मेरिट्स और डिमेरिट्स है, और कहा जा सकता है से क्या है, कर्मफल है, ठीक है। और उन कर्मफल के हिसाब से ईश्वर क्या करता है, परमाणुओं में मोशन लाता है। क्या लाता है, परमाणुओं में मोशन लाता है, और पर्टिकुलर कोई एक चीज बन के खड़ी हो जाती है। किस बेसिस पे बन के खड़ी होती है, अदृष्ट के। तो अदृष्ट क्या है, अनसीन फोर्स है, और ये कर्म सिद्धांत से रिलेटेड एक प्रिंसिपल है अदृष्ट का। जो भी आपने करा है तो क्या होते हैं, उसके कर्म जनरेट होते हैं, और उसी कर्म के बेसिस पे क्या होता है, अदृष्ट बनता है। तो अदृष्ट में क्या होते हैं, मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। तो अदृष्ट एक प्रकार की क्या है, इनविजिबल पावर है,
जिसके बेसिस पे, या इनविजिबल एक प्रकार का समुच्चय, एक प्रकार का हम कह सकते हैं एक पूरा पूरा आपका एक्यूमुलेटेड कर्म है, जिसके बेसिस पे ईश्वर क्या करते हैं, फल देते हैं। फल कैसे देते हैं, इन परमाणुओं में मोशन लाके वो अलग अलग चीज़ों की संरचना करते हैं। तो आई होप कि आपको वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद समझ में आएगा कि है क्या, परमाणु क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किसका क्या पर्टिकुलर गुण होता है, वो कैसे कंबाइन होते हैं, वो कैसे कंबाइन होकर कैसे विजिबल दिखते हैं, फिर उन्हें कंबाइन कौन करता है और किस बेसिस पर कंबाइन करता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, क्योंकि एटम क्या है, जड़ है, सो रहा है तो, ठीक है। इसी को हम आगे देखते हैं कि परमाणु इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज एटर्नल, स्फेरिकल एंड इनविजिबल, ठीक है। तो परमाणु क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है, और परमाणु की सबसे विशेष बात क्या होती है, नित्य। नित्य मतलब एटर्नल है, परमाणु को कोई खत्म नहीं कर सकता। परमाणुओं से बनी हुई चीजें अनित्य है, नॉन एटर्नल है। जैसे ही वो चीज़ बनती है, बिगड़ती है, वापस परमाणु अपनी स्टेट में पहुंच जाते हैं, पर ना तो कोई परमाणु को बनाता है, ना उसका कोई विध्वंस या विनाश या उसका डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु होते हैं, 4 प्रकार के फिजिकल परमाणु होते हैं, वो अलग अलग टाइप से कंबाइन होते हैं। कौन उन्हें कंबाइन करता है, उससे क्या होता है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या है कंबाइन होने का। जैसे अदृष्ट प्रिंसिपल रहता है, कंबाइन ईश्वर या गॉड करते। और जो फिजिकल जो मैटर होता है वो क्या होते हैं, 4 प्रकार के अलग अलग परमाणु, जो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सृष्टि का निर्माण होता है, और वो सृष्टि वापस जब विनाश की ओर जाती है, ठीक है, या प्रलय आता है, तो वो अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है परमाणु वापस से वहीं चले जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई कि 2 परमाणु मिलके क्या बनते हैं, एक द्वैणुक या डायड। 3 द्वैणुक बन के क्या बनते हैं, एक ट्रायड। और ट्रायड ही क्या है, सबसे पहला विजिबल मेटल है, ठीक है। ट्रायड इज द स्मॉलेस्ट विजिबल पार्टिकल लाइक मोट इन सनलाइट, मतलब सनलाइट में छोटे छोटे जो कण दिखते हैं, इसी प्रकार का क्या होता है, एक ट्रायड होता है, ठीक है। वही चीज़ हिंदी में लिखी हुई है। एफिशिएंट कॉज, यहाँ पे एक टर्म समझ लीजिए, एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज को हिंदी में कहा जाता है निमित्त कारण। इसमें शायद लिखा हुआ नहीं है, यहाँ नीचे है। एफिशिएंट कॉज का क्या मतलब होता है, निमित्त कारण। निमित्त मतलब कौन, कुम्हार। मिट्टी से घड़ा कौन बनाता है, कुम्हार। तो कुम्हार क्या है, एफिशिएंट कॉज है, ठीक है, जो क्या करता है, उसको बस शेप देता है, एड कुछ भी नहीं करता कुम्हार, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, उसको अलग अलग प्रोसेस से शेप देता है, ठीक है। तो गॉड, ईश्वरा प्रोवाइड्स द मोशन टू एटम कंबाइन अकॉर्डिंग टू अदृष्ट अनसीन कर्मा ऑफ सोल, ठीक है। ईश्वर आत्माओं को अदृष्ट कर्म फल के अनुसार परमाणुओं की गति प्रदान करता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, सृष्टि का मतलब आगे सृजन होता है, सृष्टि आगे बढ़ती है। अब हम बात करें परमाणुवाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एटम्स की, परमाणुओं का वर्गीकरण। तो 4 टाइप होते हैं, जो क्या होते हैं, फिजिकल। यूँ तो पंच महाभूत तो 5 होते हैं, कितने होते हैं, पंच महाभूत 5, ठीक है, हमने जो आगे देखे। पर एटम कितने में होते हैं, 4 में होते हैं। और 4 कौन कौन से हैं, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, ठीक है। ईथर, आकाश इज ऑल परवेडिंग एंड डज नॉट हैव एटम्स, ठीक है। आकाश क्या है, सर्वव्यापी। हम समझ भी सकते हैं आकाश क्या है, सर्वव्यापी, इसमें एटम्स नहीं होते, आधार जरूर होता है हर चीजों का, पर यहाँ पे एटम्स नहीं होते। और इसकी क्वालिटी क्या होती है, गुण, इसकी क्वालिटी होती है शब्द, ठीक है। 4 प्रकार, केवल 4 भौतिक तत्वों के परमाणु होते, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। आकाश सर्वव्यापी, इसके परमाणु नहीं होते, ठीक है। क्वालिटेटिव डिफरेंस, ईच टाइप ऑफ एटम इज ऑन स्पेसिफिक क्वालिटी। हमने देखा अभी, किसी का रूप होता है, किसी का रस होता है, किसी का गंध होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गुणात्मक भेद जो हैं, इनकी क्वालिटेटिव डिफरेंस नीचे लिखे हुए कि अर्थ एटम, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है, गंध। रस किसका है, जल का, ठीक है। रूप किसका, अग्नि का। और स्पर्श किसका है, वायु का, एयर का, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब बातें बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब हमने अभी बात करी थी इससे पहले एफिशिएंट कॉज की, जिसको हमने बोला था निमित्त कारण, और उसको हमने कैसे समझा था, कुम्हार की तरह, ठीक है। हाँ, कुम्हार की तरह। अब रोल ऑफ ईश्वर, इस दर्शन में ईश्वर का क्या रोल है, या इस दर्शन के अनुसार ईश्वर की क्या भूमिका है, ठीक है।
तो वो क्या है, एफिशिएंट कॉज है, और आपको लिखना पड़ेगा टर्म एफिशिएंट कॉज, ठीक है। अगर आप एरिस्टोटल को भी पढ़ेंगे तो उसके जो 4 कॉजेस ऑफ एरिस्टोटल है जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो उसमें एक कॉज एफिशिएंट कॉज भी होता है, ठीक है। तो निमित्त कारण, गॉड इज नॉट द मटेरियल क्रिएटर, एटम्स आर, सही बात है, गॉड मटेरियल एटम नहीं है या फिजिकल मैटर नहीं है गॉड, गॉड क्या है, सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट कॉज, और तो फिजिकल मैटर कौन है, एटम्स आर, ठीक है। बट ही इज द आर्किटेक्ट, वो क्या है, आर्किटेक्ट है और एफिशिएंट कॉज है, क्या है, ईश्वर आर्किटेक्ट है और एफिशिएंट कॉज है। और उसकी जो मैनुअल बुक है, जिस मैनुअल बुक के हिसाब से ईश्वर जीवात्मा को या सृष्टि करता है, तो उसकी मैनुअल क्या है, तो वो अदृष्ट है, ठीक है, क्या है वो, अदृष्ट, ठीक है। ईश्वर भौतिक निर्माण नहीं है, परमाणु भौतिक कारण है, लेकिन वास्तु कार्य या निमित्त कारण, डिवाइन विल, गॉड डायरेक्ट्स द एटम टू मूव एंड कंबाइन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा, और वही जो उसकी मैनुअल है जो लॉ ऑफ कर्मा है वो क्या है, अदृष्ट, ठीक है। ईश्वरी इच्छा, ईश्वर परमाणुओं की आत्मा को अदृष्ट के अनुसार गति करने एवं संयोजित होने के लिए निर्देशित करता है, ठीक है। मेंटेनेंस, गॉड मेंटेन्स द ऑर्डर एंड लॉ ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स, तो गॉड क्या करता है, जितनी भी ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं, ठीक है, या जो व्यवस्था है, नियम है, उसको क्या रखते हैं, बरकरार रखते हैं। तो ये गॉड की क्या है, भूमिका है, कौन से दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में। अभाव तो हम पढ़ चुके हैं, हाँ। अब कंसेप्ट ऑफ मोक्ष, लिबरेशन या मोक्ष का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो मोक्ष का कंसेप्ट है कि जो आत्मा जो बंधनग्रस्त है, मतलब जो बॉन्डेज में, आत्मा किसमें, बॉन्डेज में, ठीक है, उसको फ्री करना। और वो फ्री कैसे होगी, जो ज्ञान है उससे, बोल सकते हैं यथार्थ ज्ञान है, जो रियल नॉलेज है, उससे ही आत्मा क्या होती है, मुक्त होती है। और ये लिबरेशन का कंसेप्ट लगभग हमने हर फिलोसॉफी में देखा है, चार्वाक को छोड़ के हर जगह मोक्ष की बात की गई है, कैवल्य की बात की गई है, बोधि की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस या अज्ञान को हटाने की बात की गई है, और जो यथार्थ ज्ञान है उसकी बात की गई है। तो इसमें भी क्या है कि जो अल्टीमेट एम है आत्मा का, वो क्या है, मोक्ष। और वो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, रियल नॉलेज से। तो वो रियल नॉलेज क्या है इसके हिसाब से, तो वो है ज्ञान, तत्व ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान, जो रियल चीजें हैं उनका ज्ञान जैसे ही हमें होता है, तो हम किससे मुक्त हो जाते हैं, बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और हमें क्या मिल जाता है, हमें लिबरेशन मिल जाता है। यही बात यहाँ पे लिखी है, मोक्ष इज समम बोलम ऑफ और अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सोल्यूट सेसेशन ऑफ ऑल सफरिंग। परिभाषा, ठीक है, मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है सभी दुखों की पूर्ण एवं आत्यंतिक निवृत्ति, मतलब सभी दुखों को खत्म करना, ठीक है। अच्छा, कॉज ऑफ बॉन्डेज क्या है, रीजन क्या है, मिथ्या ज्ञान। कौन सा ज्ञान, मिथ्या, मिथ्या मतलब क्या होता है, फॉल्स नॉलेज। मिथ्या ज्ञान का मतलब क्या होता है, फॉल्स नॉलेज। तो क्या होता है ना कि हम कई बार फॉल्स नॉलेज में चले जाते हैं, शरीर को आत्मा समझ लेते हैं, मन को आत्मा समझ लेते हैं, खुद को कर्ता समझ लेते हैं, ठीक है। बल्कि डूअर, या हम कह सकते हैं कि खुद को हर चीज को करने वाला समझते हैं, तो वो क्या एक प्रकार का मिथ्या ज्ञान है, ठीक है। कारण क्या बताया, ठीक है, रिगार्डिंग टू द ट्रू नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड द अकुमुलेशन ऑफ अदृष्ट, ठीक है, लीड्स टू साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। पदार्थों का वास्तविक स्वरूप का क्या, अज्ञान, पदार्थों का क्या है, हमको वास्तविक स्वरूप का अज्ञान है, जिसे मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, ठीक है। और अदृष्ट, पाप पुण्य का संचय आत्मा को जन्म मरण के चक्र में बांधता है, ठीक है। हम जब इग्नोरेंस से फुलफॉल होते हैं, फुलफिल मतलब फुल होते हैं, ठीक है, और रॉन्ग एक्शन करते हैं, तो अदृष्ट या बोल सकते हैं पाप और पुण्य जमा होते हैं, और उसी कारण हम किस में फंस जाते हैं, बर्थ एंड डेथ में। पर जब हम रियल नॉलेज को समझते हैं, तत्व ज्ञान को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस जो फॉल्स नॉलेज है, जो मिथ्या ज्ञान है, इससे फ्री होते हैं। और इसके होने के बाद हम किससे फ्री हो जाते हैं, बर्थ एंड डेथ से, और यही क्या है, मोक्ष है, ठीक है। पाथ ऑफ लिबरेशन, तत्व ज्ञान, ठीक है। लिबरेशन इज अटेन्ड थ्रू द ट्रू नॉलेज ऑफ द 7 कैटेगरीज, ठीक है। दिस स्टॉप द जनरेशन ऑफ न्यू कर्मा। मुक्ति का मार्ग क्या है, तत्व ज्ञान। 7 पदार्थों के तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है और नए कर्मों की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मोक्ष। ये बड़ा समझने की बात है, रटने की बात नहीं कि इनके हिसाब से मोक्ष क्या होता है। तो मोक्ष हमेशा हमेशा जो होता है, हमें किससे फ्री करता है, फॉल्स नॉलेज से, मिथ्या ज्ञान से। तो इसमें मिथ्या ज्ञान कैसे दूर होगा, अगर आप 7 कैटेगरीज को आपने समझ लिया, ठीक है, या तत्व ज्ञान आपको ये हो गया, यथार्थ ज्ञान हो गया, तो आप नए कर्म की उत्पत्ति नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे, नए कर्म की उत्पत्ति नहीं करोगे, ठीक है।
जब आप नए कर्म की उत्पत्ति नहीं करोगे तो उसे भोगेगा कौन? भोगने के लिए आत्मा चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, कर्म जब बनते बंद हो जाते हैं तो आत्मा किस अवस्था में चली जाती है? मोक्ष की अवस्था में चली जाती है। ठीक है। नेचर ऑफ सोल इन मोक्ष। अच्छा, नेचर क्या होता है सोल का? इन द स्टेट ऑफ सोल फ्रीड फ्रॉम ऑल 9 स्पेसिफिक क्वालिटी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बुद्धि नहीं होती, प्लेजर सुख, मतलब सुख हो गया, पेन हो गया, इन सब से क्या हो जाती है? आत्मा फ्री हो जाती है। ये लिबरेशन है। और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, इट इज़ अ नेचुरल पेनलेस एंड अनकॉन्शियस स्टेट दैट वेयर सॉल रिमेन्स इन इट्स प्योर एटर्नल एंड सब्सटेंशिव फॉर्म। अस्तित्व की स्थिति, यह एक तटस्थ अचेतन अवस्था है जहां आत्मा अपने शुद्ध नित्य और द्रव्य स्वरूप में बनी रहती है। ठीक है। तो किसी प्रकार का प्लेजर, पेन या कुछ भी आत्मा के अंदर नहीं रहता, वही क्या इसकी प्योर स्टेट है। तो आई होप हमने इस लेक्चर को समझा था कि मतलब जो शुरुआत करी थी कि पदार्थ क्या होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के हमने पदार्थ देखे, फिर हमने अलग अलग प्रकार के द्रव्य देखे, उसी द्रव्य से निकल के हमने आगे अलग अलग परमाणु देखे, परमाणु के साथ साथ हमने परमाणुवाद का सिद्धांत समझा, ईश्वर की क्या भूमिका है, ईश्वर अदृष्ट का संचालन कैसे करता है। इस प्रकार से हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक देखे और हमने बीच बीच में प्रयास भी करा कि हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करें जो हमारी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम जल्दी अगली जो षड दर्शन है उसकी अगली सीरीज़ में हम जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।